हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पाइथन सीएस क्लास 12 सीबीएसई का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन फॉर 2023-24। और अगर हम बात करें सैंपल पेपर सॉल्यूशन की, तो इसके ठीक पहले वाली वीडियोस में हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कर लिया है और इस वीडियो में हम सेक्शन डी को और सेक्शन ई को करने वाले हैं। सेक्शन डी में टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे और वो 4 मार्क्स के होंगे और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस होंगे और वो जो होंगे वो ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, यानी कि 4 2 जा 8 मार्क्स सेक्शन डी से और 5 इंटू 8 टोटल कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 इंटू हाउ मेनी मार्क्स, 5 मार्क्स, यानी कि 3 5 जा 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको सेक्शन ई से होंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के तो 8 मार्क्स हो गया और 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के तो 15 हो गया। तो ये दोनों सेक्शंस हम इसी एक वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेक्शन और डी ई जो है हम करने वाले हैं और सेक्शन डी जो है वो 18 मार्क्स का होगा और सेक्शन ई जो है वो 15 मार्क्स का होगा। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है और ये हमारे माई स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमारे पास कहता है कि कंसीडर द टेबल्स प्रोडक्ट एंड ब्रांड, यानी कि दो हमारे पास टेबल्स हैं। एक पहला जो टेबल है वो है प्रोडक्ट और दूसरा जो टेबल है वो ब्रांड है। टेबल प्रोडक्ट क्या कहता है और टेबल ब्रांड क्या कहता है। देखिए सबसे पहला काम, जब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिले तो अच्छे से टेबल को पढ़िएगा, उसके कंटेंट को भी पढ़िएगा। देखिए मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि आपको जो है वो सफिशिएंट टाइम होता है 3 घंटा, याद रखिएगा। तो आप क्वेश्चंस को मतलब गलत मत समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन गलत समझ के गलत करके आना बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आसान ही होंगे। चलिए प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट का कोड है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का प्राइस है, प्रोडक्ट की रेटिंग है और BID मतलब ब्रांड आईडी। ठीक है, ब्रांड आईडी मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ एक टेबल है और ब्रांड यहाँ पे है और ब्रांड आईडी है और यहाँ ब्रांड का नेम है। देखिए हमारा जो है वो दंतकांति भी यहाँ पे है, मेडिमिक्स भी है, पेप्सोडेंट भी है और डव भी है। ठीक है, तो रामदेव बाबा जी यहाँ पे भी अब अपनी हाजिरी लगा चुके हैं क्वेश्चंस में भी, यानी कि ब्रांड बन चुके हैं। आइए अब आते हैं, इन दोनों टेबल्स की बेस पे जो है वो हमें SQL क्वेरीज लिखनी है। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इंडियन ब्रांड यहाँ दिखता है ना। बाकी सब तो पहले हमेशा फॉरेन ब्रांड से दिखते थे। तो चलिए फर्स्ट क्या कहता है, डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम, यानी प्रोडक्ट नेम कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। ब्रांड नेम कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। तो क्या इन दोनों में एक कॉमन कॉलम है, बिल्कुल। सबसे पहले ये देखेंगे, क्योंकि हम 2 टेबल से डेटा तभी निकाल सकते हैं जब दोनों में एक कॉमन कॉलम हो। चलिए तो लिखते हैं माई स्कूल का स्टेटमेंट। पहले क्वेश्चन के लिए क्या स्टेटमेंट होगा, तो सेलेक्ट करते हैं, क्या सेलेक्ट करते हैं, तो कहता है प्रोडक्ट का नेम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम के लिए क्या है, पी नेम है, तो सेलेक्ट कर लिया हमने, क्या सेलेक्ट पी नेम, कॉमा। दूसरा क्या कहता है ब्रांड नेम, ब्रांड नेम क्या है, तो यहाँ बी नेम है, चलिए हमने क्या ले लिया, बी नेम भी ले लिया। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं फ्रॉम टेबल प्रोडक्ट एंड ब्रांड, तो फ्रॉम, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार की जगह पे ये हो गया फ्रॉम टेबल नेम, यानी टेबल नेम क्या है, प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट का जो शॉर्ट नेम हमने मान लिया पी रख दिया, कॉमा ब्रांड BRAND का शॉर्ट नेम हमने नाम क्या रख दिया, बी रख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी हम 2 टेबल से डेटा निकालते हैं एक कंडीशन फिक्स होती है कि दोनों में जो कॉमन कॉलम होता है उसको इक्वेट जरूर करते हैं इक्वल साइन के साथ, और इसी को हम लोग कहते हैं इक्विजॉइंट। तो वेयर P डॉट वॉट, P का जो BID है वो जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए जो हमारा ब्रांड, यानी ब्रांड को कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए प्रोडक्ट को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो P डॉट BID, वैसे ब्रांड को B से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहेंगे, B डॉट BID। ये एक यूनिवर्सल कंडीशन है जब भी हमें 2 टेबल से डेटा निकालना हो, क्योंकि ये कंडीशन फिक्स है, दोनों में इक्वली इक्वेट करते ही करते हैं। ये हो गया पहला का जवाब। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल प्रोडक्ट, तो DESC टेबल नेम, DESC और टेबल नेम क्या है, प्रोडक्ट, बस PRODUCT, यानी आपको पता होना चाहिए था। देखिए कितना छोटा सा स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको फुल मार्क्स मिल रहा है ना। आपको बस ये पता होना चाहिए था कि कौन सा कमांड जो होता है वो टेबल के स्ट्रक्चर को शो करता है, तो DESC कमांड। चलिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, डिस्प्ले द एवरेज रेटिंग ऑफ मेडिमिक्स एंड डव ब्रांड्स, यानी कि हमें एवरेज रेटिंग निकालनी है। तो सबसे पहले एवरेज के लिए हमारे पास AVG नाम का फंक्शन होता है,
और रेटिंग का एवरेज निकालना है तो यहाँ ब्रैकेट में क्या डालेंगे, रेटिंग डालेंगे। ठीक है, तो एवरेज रेटिंग हमें डालनी है किसका किसका किसका, मेडिमिक्स का और डव का। तो रेटिंग देखिए, अगर हम बात करें मेडिमिक्स और डव की, तो यहां पे तो कुछ है नहीं वैसा मेडिमिक्स और डव, लेकिन ब्रांड आईडी है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करते हैं सपोज की फॉर एन इंस्टेंस हम बात करें M03 की, तो M03 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब M03 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेडिमिक्स को। तो यानी कि एवरेज रेटिंग निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और तब हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इन दोनों को एक साथ क्लब करना पड़ेगा। ये भी एक इशू है, इन दोनों के साथ क्लब करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, डिस्प्ले द एवरेज रेटिंग। तो जब भी डिस्प्ले की बात होती है तो क्या लिखते हैं, सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, एवरेज। किसका एवरेज सेलेक्ट करना है भैया, तो रेटिंग का, कर लिया। अब इतना ही दिखाना, देखिए और कुछ नहीं दिखाना है। तो एवरेज रेटिंग दिखाने के साथ साथ क्या हम ब्रांड का नेम नहीं दिखाएंगे, तो पहले हम ब्रांड नेम लिखते हैं, क्योंकि ब्रांड के का ही हमें क्या करना है, एवरेज रेटिंग दिखाना है। तो हम यहां क्या करेंगे, सेलेक्ट बी नेम, यानी ब्रांड का नेम दिखा दो भैया, बी, ये क्या हो गया, लेट मी डिलीट इट प्रॉपरली। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहां पे हम देते हैं थर्ड को, यहाँ कुछ जादू सा हो रहा है, उसको भूल जाइए, जादू वाला आइडिया है। ठीक है, कुछ होता है कभी कभी सिस्टम में। तो थर्ड में क्या कहता है कि डिस्प्ले द एवरेज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे किसको, ब्रांड नेम को। तो BNAME, सेलेक्ट ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के बाद क्या करेंगे, एवरेज, AVG, किसका एवरेज, तो वी विल बी सिलेक्टिंग एवरेज ऑफ रेटिंग। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एवरेज ऑफ रेटिंग को सिलेक्ट किया। ठीक है, ये जादूगरी हो रही है ना, देख रहे हैं, सब मिटते जा रहा है, इधर में लिखते जा रहा हूं, सब मिटते जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम, अब टेबल का नाम आता है। तो टेबल का नाम क्या है, तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट का नाम मान लीजिए हम एलियस कर देते हैं P और ब्रांड का एलियस कर देते हैं B। जरूरी नहीं करें ही, लेकिन कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हमें दोनों से हमने चीजें निकाली है ना, हमने चीजें निकाली है BID से भी, हमने मतलब प्रोडक्ट टेबल से भी, और हमने निकाला है ब्रांड से भी, इन दोनों से हमें निकाली है। तो ब्रांड नेम निकाला, तो ब्रांड नेम निकलेगा पहले यहां पे। ठीक है, फिर एवरेज रेटिंग निकाला, तो क्या निकलेगा, एवरेज रेटिंग यहां से निकलेगा। और जब अब एक यूनिवर्सल कंडीशन होता है वो क्या होता है, वेयर, मैंने बताया ना, ये होता है हमारा यूनिवर्सल कंडीशन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेयर, जहां पे P.BID जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी किसके, B.BID के, और एक ही और साथ ही साथ एंड हमारा जो ये B नेम होगा वो क्या क्या होगा, एंड B नेम इन, क्या कहता है, कौन कौन सा नाम होना चाहिए, मेडिमिक्स और क्या होना चाहिए, डव होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे मेडिमिक्स, ठीक है, एंड कॉमा व्हाट, डव, DOVE, यानी कि इन दोनों के लिए ही सिर्फ क्या होगा, काम होगा। यानी हमने बी नेम निकाला, हमने एवरेज रेटिंग निकाली, प्रोडक्ट टेबल से भी, ब्रांड टेबल से भी। क्यों निकाली, क्योंकि यहां से ही BID मिला के, यहाँ BID मिला के हम देख सकते हैं बी नेम को, इसीलिए दोनों को लेना पड़ा। और बी नेम किसमें होना चाहिए, मेडिमिक्स और डव होना चाहिए। नाउ लास्ट क्वेरी, फोर्थ क्वेरी क्या कहता है, डिस्प्ले द नेम, प्राइस एंड रेटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग। तो नेम है, प्राइस है और रेटिंग ये भी है, तो इसी टेबल से निकल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि टेबल से निकल गया। तो सेलेक्ट क्या कहता है, क्या क्या दिखाने के लिए, नेम दिखाने के लिए। तो नेम का जो कॉलम का नाम है वो P नेम है। उसके बाद प्राइस जो है वो क्या, U प्राइस है, U प्राइस है, ठीक है। और जो रेटिंग है, ठीक है, वो रेटिंग नाम का वेरिएबल रेटिंग कॉलम ही है, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम, तो ये देखिए, ये आपको ध्यान देना है, ये नहीं जो यहां लिखा है वही लिख दिया आपने, नहीं, आपको ये देखना है कि कॉलम, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम का नाम क्या है, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम व्हाट, एक ही टेबल से रिलेटेड है, प्रोडक्ट। अब इसमें क्या कहता है, एक चीज में लगा दिया, वो क्या लगा दिया है कि कहता है कि इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग। तो रेटिंग किसमें, रेटिंग है ना, तो फ्रॉम टेबल नेम, यहां होता है ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय रेटिंग, यानी कि रेटिंग जो होता है RATING और DESC। तो यानी ऑर्डर बाय क्या करता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से जाता है, ठीक है। और यहां देते हैं हम कॉलम नेम, किस कॉलम के नेम के बेस पे, तो ऑर्डर बाय रेटिंग।
और DESC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये 4 क्वेश्चन 4 नंबर के आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, SQL। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32nd क्वेश्चन, क्या कहता है कि वेदांत इज अ पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग इन स्कूल। चलिए अच्छी बात है। फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट ही हैज क्रिएटेड अ CSV फाइल named result.csv to store the result of the student in different sports event। ठीक है, यानी कि प्रोग्रामर हैं वेदांत जी, और वो जो है वो एक CSV फाइल क्रिएट किए हैं जिसका नाम है result.csv, स्टोर करने के लिए रिजल्ट को, है ना। और द स्ट्रक्चर ऑफ result.csv फाइल का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा कुछ होगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, गेम नेम और रिजल्ट। वेयर स्टूडेंट आईडी इज इंटीजर, स्टूडेंट नेम इज स्ट्रिंग, जी नेम इज नेम ऑफ द गेम, result is won, lost or tie। ठीक है, for efficiently maintaining data of the event Vedant wants to write the user defined function accept। यानी सबसे पहला यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम क्या है, एक्सेप्ट। तो डेफ और फंक्शन का नाम एक्सेप्ट हो गया। टू एक्सेप्ट अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड, वन रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर एंड एड इट टू द फाइल। ठीक है, result.csv यानी फाइल का नाम भी दिया हुआ इसने result.csv। द कॉलम्स हेडिंग शुड बी देयर एडेड ऑन द टॉप, कॉलम हेडिंग भी टॉप होने चाहिए। यानी पहला फंक्शन ये हो गया। और ये वन काउंट क्या करता है कि टू काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वन एनी इवेंट एज अ पाइथन एक्सपर्ट। देखिए भैया आपको एक्सपर्ट बना दिया गया है पाइथन का। हेल्प हिम टू कंप्लीट द टास्क। चलिए चलिए करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने एक फंक्शन का नाम लिखा, क्योंकि फंक्शन उसने कहा था एक्सेप्ट नाम का लिखने के लिए लिखा। हम यहाँ क्या करेंगे, फाइल को ओपन करना है। तो चलिए फाइल को ओपन करने के लिए हम ये क्या यूज करेंगे, विद ओपन, है ना। फाइल का नाम क्या होगा, यहाँ देखिए फाइल का नाम जो दिया हुआ है, देखिए नाम नहीं देता है, जब तब आप जो मर्जी वो नाम यूज करेंगे, जब नाम दिया है तो वही यूज करेंगे। कौन सा फाइल, result.csv, ठीक है, कॉमा किस मोड में, रीड मोड में, और इसका हम ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं एज FOBJ। ये हमने विद ओपन से बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। वी हैव क्रिएटेड इट यूजिंग विद ओपन। तो विद ओपन से क्या फायदा होता है किसी फाइल को ओपन करने का, कि आपको उस फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट के जरिए राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा को क्या करना होता है, राइट करना है। और बेसिकली देखिए रीड मोड में नहीं करेंगे, हम रीड मोड में नहीं करेंगे। क्या कहते हैं, टू एक्सेप्ट रिकॉर्ड एंड ऐड इट। तो ऐड का मतलब होता है हमें डेटा डालना है। तो जब डेटा को डालने की बात आती है तो हमारे पास जो मोड होता है वो कौन सा होता है, W मोड। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, F इक्वल टू CSV। अच्छा, यहाँ सबसे ऊपर अगर आप चाहें तो इंपोर्ट CSV लिख सकते हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि CSV जो है वो आपने इंपोर्ट ऑलरेडी कर लिया, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन बोल रहा है करने के लिए। तो आप यहाँ सबसे ऊपर चाहें तो इंपोर्ट CSV लिख सकते हैं, ताकि आपको ये दिक्कत नहीं होनी। सबसे ऊपर वाली लाइन में इंपोर्ट CSV लिख लीजिएगा। नाउ F इक्वल टू CSV डॉट राइटर और FOBJ डाल दे रहे हैं, यानी कि अब हम इस F ऑब्जेक्ट से कुछ भी राइट कर सकते हैं अपने इस result.csv में। हो गया। तो राइट करने में सबसे पहले क्या कहता है भैया कि कॉलम हेडिंग भी राइट करो पहले, सबसे पहले। तो कॉलम हेडिंग राइट करेंगे तो क्या होगा, F.WriteRow, यानी हम एक रो को ऐड कर रहे हैं। और वो रो कौन सा है, तो यही रो है ना, हेडिंग वाला रो, STID। तो हम ये क्या लिखेंगे, ST_ID। दूसरा क्या है, ST नेम, तो ST_name, कॉमा। तीसरा क्या है, गेम नेम, तो GAME_name, ये क्या हो गया, गेम नेम, कॉमा। चौथा क्या है, रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट हो गया। ये हमने ऐड कर दिया राइट रो। तो राइट रो फंक्शन क्या करता है, एक बार में एक रो ऐड करता है, लिस्ट के फॉर्मेट में जो भी आप देंगे वो राइट कर देंगे। तो ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, और ये चौथा कॉलम हो गया। 1 बाय 1 सारे कॉलम हो गए। अब कहता है कि ये सब पूछना है और एक डेटा को डालना भी है। तो हम चलिए पूछते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आईडी, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ST_ID इक्वल टू, जो लिखा है बिल्कुल वही लिखना चाहिए। कैपिटल लिखा है तो इसको कैपिटल ही रहने दीजिए, चेंज करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू, ये कहता है इंटीजर टाइप है, कोई बात नहीं, चलिए हम इंटीजर डालते हैं। इंट इन ब्रैकेट इनपुट एंटर स्टूडेंट आईडी, एंटर स्टूडेंट आईडी, यानी कि स्टूडेंट की आईडी दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम, तो S भी कैपिटल है, T भी कैपिटल है, जैसा उसने लिखा है हम उसी तरीके से लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है तो यहाँ क्या करेंगे, इनपुट एंटर
स्टूडेंट नेम, यानी कि स्टूडेंट का नेम जो है वो क्या कीजिए, एंटर कीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 बार बंद नहीं होगा, वो वहां पे सिर्फ एक बार ही बंद होगा, तो हमने एक बार यहाँ पे बंद कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे हम, स्टूडेंट नेम का गेम नेम, तो GAME_NAME इक्वल टू, ये भी किस टाइप का है, स्ट्रिंग है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर से इनपुट, इंट नहीं लगाएंगे, इनपुट एंटर गेम नेम, यानी क्या कीजिए, गेम का नाम डालिए, गेम का नेम दीजिए, एंटर गेम नेम। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या कहता है, रिजल्ट, तो रिजल्ट इक्वल टू, अब क्या कहता है, ये भी तो वही होगा ना ऑब्वियसली, वॉन, लॉस्ट और टाई। तो यहां क्या करेंगे हम, इनपुट एंटर रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट दीजिए। अब हमने ये चारों मांग लिया। ठीक है, अब इस चारों को मांगने के बाद क्या कहता है, टू एक्सेप्ट रिकॉर्ड फ्रॉम एंड ऐड इट टू द फाइल। अब इन सबको हम एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और लिस्ट में कन्वर्ट करके हम राइट कर देंगे। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, डेटा इक्वल टू, सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, ST_ID की होगी, कॉमा दूसरी वैल्यू क्या होगी, ST_name की होगी, कॉमा तीसरी वैल्यू क्या होगी, game_name की होगी, चौथा, अच्छा नेम का एन छोटा है क्या, गेम नेम का, नहीं गेम नेम का बड़ा है यहाँ पर नेम। ठीक है, कॉमा फिर रिजल्ट होगा। तो ये हमने डेटा को क्या कर लिया, क्लब कर लिया एक साथ, और फिर हम क्या करेंगे, F.WriteRow, यानी कि हमने रो को क्या किया, राइट किया, और कौन से रो को, तो डेटा वाले रो को क्या कर दिया, राइट कर दिया, खत्म। और ज्यादा से ज्यादा प्रिंट कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, प्रिंट डेटा इंसर्टेड, यानी डेटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब चूंकि हमने जो है वो फाइल को ओपन किया है, वो किस तरीके से ओपन किया है, विद ओपन से, इसलिए यहाँ फाइल को क्लोज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया फर्स्ट का एक्सेप्ट। तो दिस इज एक्सेप्ट, जिसमें हमने फाइल को ओपन किया, राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट रो से हेडिंग्स को राइट कर दिया, सारा डेटा पूछा, उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करके राइट रो फंक्शन के माध्यम से राइट करके एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, डेटा इंसर्टेड। दिस वाज द फर्स्ट। अब डेटा हमारा इंसर्ट हो गया, दूसरा क्या करना है, वर्ड काउंट। वन काउंट मतलब कितनी बार जीता है, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वॉन एनी इवेंट, कोई भी एक इवेंट जिसमें जीता हो, कोई भी एक इवेंट क्या हो जिसने जीता हो वो। तो ये हम कर रहे हैं डिलीट, और फिर से अब ये वाला लिखेंगे अब, वन काउंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, डेफ वन काउंट, यानी कितनी बार आप जीते हैं। तो कितनी बार जीते हैं, इसके लिए हमें डेटा निकालना पड़ेगा। वी नीड टू फेच द डेटा, रिकॉर्ड को ओपन करके देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए फिर से वही फाइल को तो ओपन करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, नॉट एफ ना, हम यहाँ पे लिखेंगे विद ओपन से बनाते हैं इसको भी, लेट्स मेक इट विद ओपन। तो विद ओपन, फाइल का नाम हमारा सेम वही होगा, क्या नाम होगा फाइल का नाम, result.csv। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विद ओपन result.csv। किस मोड में ओपन करिए भैया, तो इसमें जो है रीड मोड में ओपन कीजिए, और इसमें हमने ऑब्जेक्ट दे दिया FOBJ। अब हम क्या करेंगे, रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वी विल बी क्रिएटिंग रीडर ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, तो F=CSV.reader। अब देखिए CSV.reader इतना लिखते ही ना F में जो है हमारा डेटा भी चला आता है, F में हमारा क्या होता है, डेटा भी चला आता है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वॉन एनी इवेंट, सिर्फ आपको काउंट करना है। तो देखिए जो डेटा F में निकल के आया होगा, ठीक है, वो भी इसी फॉर्मेट में आया होगा, द फॉर्मेट शुड बी सेम। ठीक है, तो ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा, ये 2 इंडेक्स होगा, और ये क्या होगा, 3rd इंडेक्स होगा। तो हमें चेक क्या करना है, हमेशा 3rd इंडेक्स को चेक करना है, क्योंकि जो वॉन है, लॉस्ट है या टाई है, वो रिजल्ट वाले कॉलम में ही, और रिजल्ट वाले कॉलम की इंडेक्सिंग क्या होगी, 3 होगी। तो मतलब अगर हम एक लूप लगाएं यहाँ पे कि फॉर आई, या फॉर आई लगाने से पहले गिनती गिनना है ना हमें, वी हैव टू काउंट। तो काउंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे, इसको 0 पे सेट करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन यही पूछा है ना कि टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वॉन एनी इवेंट, बस काउंटिंग करनी है। अच्छा एक चीज और करेंगे हम, यहाँ करेंगे नेक्स्ट एफ से क्या होगा, जो सबसे पहले हेडिंग वाला था ना, अच्छा चलिए हमारा डेटा क्रिएट होगा तो ऐसा ही क्रिएट होगा ना, स्टूडेंट आईडी, सबसे पहले हमने क्या डाला था, हेडिंग्स डाले थे, तो ये हेडिंग आएगी ना STID, ठीक है, फिर ST नेम आएगा ना ये सब, फिर गेम नेम, गेम
नेम, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आया होता है, रिजल्ट आया होगा। तो जब हम डेटा निकालेंगे बच्चा, है ना, जब हम डेटा को क्या करेंगे, निकालेंगे, तो उस समय ये भी डेटा तो निकलेगा। तो इस डेटा को हटाने के लिए हम नेक्स्ट एफ करते हैं, यानी कि एक रो रीड करके दूसरे रो में आ जाओ। अब स्टूडेंट आईडी 1 2 नेम ए बी, ठीक है, गेम नेम एक्स वाई, और ये मान लो 1 है, और ये क्या है, टाई है, मान लो 2 ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट एफ क्यों किया, ताकि जब ये डेटा सीएसवी डॉट रीडर से जब हमने डेटा को रीड किया एफ में, तो एफ डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब होता है, नेक्स्ट एफ का मतलब होता है कि पहले वाला रिकॉर्ड को छोड़ के दूसरे वाले रिकॉर्ड में चले जाओ। तो दूसरे वाले रिकॉर्ड में आ गए। अब इस दूसरे वाले रिकॉर्ड में आके हमें क्या करना है, हमें हर बार इसको देखना है। तो पहले हमें ये डेटा निकालना है, फिर ये डेटा निकालना है। तो हर बार डेटा निकालने के लिए लूप क्या लगाएंगे, फॉर आई इन एफ। तो आई में पहली बार क्या आएगा, ये पूरा रो आएगा। तो f का 0, सॉरी i का 0 ये हो जाएगा, i का 1, ये i का 2, ये i का 3। अगली बार f में ये पूरा आएगा, ये पूरा आएगा i में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, i का 0, ये 1, ये 2, ये 3, यानी हर बार i के 3 में हमें चेक करना होगा 1 है क्या। तो हम यहाँ चेक करेंगे, अगर i के 3 जो है, वो i का जो 3 है वो इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, काउंट को 1 से बढ़ा देंगे, काउंट प्लस इक्वल टू 1। तो ये लूप जो है वो क्या करेगा, आई में सबसे पहले ये पहला रो निकला, उसका 3 1 है, हाँ जी है, तो काउंट को 1 से बढ़ा देगा। फिर आई में अगली बार ये निकला, उसमें 1 है, नहीं है, तो आई को नहीं बढ़ाएगा। और एक एक करके सब निकलते जाएगा। जब सारे रूल्स निकल जाएंगे, लूप अपने आप टर्मिनेट भी हो जाएगा। और लास्ट में हम लूप से बाहर निकल के क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे टोटल 1 इक्वल्स कॉमा व्हाट, काउंट। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड वाला पार्ट। तो यही है आपके सीएसबी। तो सीएसबी से कितने नंबर क्वेश्चन आ गया, तो फाइल हैंडलिंग पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत ही बड़ा सेक्शन होता है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 32। लेट्स मूव फर्दर। अब यहां से हमारा शुरू होता है सेक्शन ई। और कितना बड़ा बड़ा चीज इसमें था कि मुझे सोचिए इतने सारे अलग अलग मतलब सेक्शन में छोटा छोटा करके रखना पड़ा। ये सारे क्वेश्चन जो थे वो ये सारे सीबीएसई के सैंपल पेपर हैं, याद रखिएगा, मैंने अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। ये क्वेश्चन, तो ये 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और 5, और ये पांचों के पांचों जो है वो अलग अलग एक एक नंबर के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कहता है मेट्रिकुलस एडुसर्व इज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज प्लानिंग टू सेट अप इट्स इंडिया कैंपस एट चेन्नई। ठीक है, ये रहा चेन्नई का कैंपस विद इट्स हेड ऑफिस एट दिल्ली। हेड ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है। द चेन्नई कैंपस हैज 4 बिल्डिंग्स। एडमिन का बिल्डिंग ठीक है भैया, इंजीनियरिंग का बिल्डिंग ठीक है भैया, बिजनेस का भी ठीक है, और मीडिया का भी ठीक है। 4 बिल्डिंग्स है इसी कैंपस में, एक ही कैंपस में है। ओके, उसके बाद कहता है क्या, यहाँ फिर ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये इंफॉर्मेशन है। ब्लॉक टू ब्लॉक डिस्टेंसेस, एडमिन टू इंजीनियरिंग 55 मीटर, 90 मीटर, ठीक है, 50 मीटर, 55 मीटर, 50 मीटर, 45 मीटर। और ये जो मेन ऑफिस से दूरी है वो है 2175 किलोमीटर, याद रखिएगा। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, एडमिन में 110, इंजीनियरिंग में 75, बिजनेस में 40। ये सब पता ही किस लिए आपको दिया गया है, पता चल गया होगा। देखते हैं आगे। सजेस्ट एंड ड्रॉ केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग विद चेन्नई कैंपस फॉर कनेक्टिंग द डिजिटल डिवाइसेस। यानी कि हमें इन सबको आपस में क्या करना है, कनेक्ट कर देना। वी नीड टू कनेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, कनेक्शन करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना होता है, बस एक चीज ध्यान रखना होता है कि अगर एक ही कैंपस में है, और देखिए कैंपस में दूरी 55 मीटर, 90 मीटर, 50 मीटर, ठीक है, और 55 मीटर, 50 मीटर, यानी बहुत कम दूरी पे है। तो जब बहुत कम दूरी होती है, दूरी बहुत कम होती है, तो हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं, बस टोपोलॉजी का यूज करते हैं। यानी कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन मतलब बिल्डिंग्स आर वेरी लेस, वी यूज बस टोपोलॉजी। यानी बस टोपोलॉजी को हम यूज करते हैं, एक ही वायर सब क्या कर देते हैं, सबको कनेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, बस टोपोलॉजी। तो यहां पे भी हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, बस टोपोलॉजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली यहां हम देखिए मैं इसी में बता देता हूं, इंजीनियरिंग से जो है वो हमने किसको कनेक्ट कर दिया, एडमिन को, एडमिन से कनेक्ट कर दिया मीडिया को, और मीडिया से कनेक्ट कर दिया बिजनेस को, खत्म। तो सिंपलेस्ट ये कि एक दूसरे से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इंजीनियरिंग से एडमिन को क्यों किया, क्योंकि इंजीनियरिंग से एडमिन की दूरी जो है वो 55 मीटर है, ठीक है। एडमिन से जो है मीडिया की दूरी जो है वो 50 किलोमीटर है। तो इसमें क्या सोचना है, इसमें ये सोचना है कि इंजीनियरिंग से एडमिन को, एडमिन से मीडिया को, देखिए एडमिन से मीडिया 50 मीटर, तो एडमिन से मीडिया सबसे पहले कनेक्ट कीजिए, ठीक है। बिजनेस से मीडिया
45 किलोमीटर, तो 45 मीटर को इससे कनेक्ट कर दीजिए। यानी कि डिस्टेंसेस में, दूरी में हम सबसे कम सोचते हैं। अब एडमिन को डायरेक्ट हम बिजनेस से कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि 90 मीटर है ना। एडमिन से इंजीनियरिंग को कनेक्ट करेंगे क्योंकि 55 मीटर है। तो जो छोटे थे ना, इंजीनियरिंग से मीडिया को कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिर क्रिस क्रॉसिंग हो जाता है। यानी इससे यही फिर ये गई कि किसी एक जगह जो दूरी ज्यादा बड़ी हम नहीं कर सकते थे, तो हमें वो सॉल्यूशन चाहिए था जो सबसे कम दूरी पे वर्क करे, वो सॉल्यूशन ये था। तो अब बस टोपोलॉजी, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि ये ड्राइंग ये हो जाएगी, इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिएगा, और जो है हम जिस टोपोलॉजी को यूज करेंगे वो बस टोपोलॉजी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, which network device will be used to connect computers in each block? ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। यानी इस ब्लॉक में कुछ ना कुछ कंप्यूटर होंगे, इसमें कुछ ना कुछ होंगे, इसमें कुछ ना कुछ होंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ होंगे। इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमेशा या तो हम स्विच को यूज करते हैं या तो हम हब को यूज करते हैं। यानी स्विच या हब एक ऐसा डिवाइस होता है हमेशा हर क्वेश्चन में कि वही जो है वो हर बिल्डिंग में अवेलेबल होता है, जिसके बिना कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती है। तो स्विच और हब। सी, Which block in Chennai campus should meet with the server? सर्वर हमेशा उसमें रखते हैं जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे हर मतलब ब्लॉक में, हर बिल्डिंग में स्विच या हब होना ही होना है, वैसे ही हम हमेशा उसी जगह पे सर्वर रखते हैं जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। सो दैट मींस एडमिन हैज मोस्ट कंप्यूटर्स, 110। दैट्स व्हाई द सर्वर विल बी प्लेस्ड एट एडमिन। रीजन भी मैंने जस्टिफाई कर दिया। Which fast and very effective wireless transmission medium should preferably be used to connect head office at Delhi with the campus in Chennai? यानी देखिए, दिल्ली और कैंपस, दिल्ली कैंपस में और चेन्नई कैंपस में डिस्टेंस देखिए बहुत हैवी है, 2175। और जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो जिसको हम यूज करते हैं वो होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। वी यूज व्हाट? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। अगर थोड़ी दूरी का होता, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक, तब हम लोग माइक्रोवेव भी यूज कर सकते थे। 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक ये चलता है, लेकिन ये काफी दूरी है। सो दैट्स व्हाई वी विल यूज व्हाट? सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नॉट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर इन एनी इन द गिवन लेआउट? व्हाई? यानी कि क्या इज देयर रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर? रिपीटर की रिक्वायरमेंट है। आप देखिए, इस लेआउट को जो है वो इंप्लीमेंट करने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा कि यही क्यों किया। तो यही इसलिए किया क्योंकि इस लेआउट में सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? मैंने क्या किया? इंजीनियरिंग को एडमिन से जोड़ा, एडमिन को मीडिया से और मीडिया को बिजनेस से। अब देखिए, इंजीनियरिंग से एडमिन, तो इंजीनियरिंग से एडमिन 55 मीटर। क्या आपको चाहिए कोई भी दूसरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर है? रिपीटर कहां लगता है? वेयर? जहां पे जो डिस्टेंस है वो 70 मीटर से ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कोई ऐसी जगह नहीं चुनी है जिसमें 70 मीटर से ज्यादा हो। ये भी एक तरीका होता है। उसी तरह से एडमिन से मीडिया, तो एडमिन से मीडिया कितना है? 50 मीटर है। चाहिए रिपीटर? नहीं चाहिए। मीडिया से बिजनेस, तो मीडिया से बिजनेस जो है कितना दूरी है? 45 मीटर। तो ये रीजन है कि चूंकि किसी भी डिस्टेंस 70 मीटर से ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें रिपीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चा? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। फिर से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन R+ एंड W+ फाइल मोड्स इन पाइथन। देखिए, R+ क्या होता है? जो मेजर वर्क होता है, रीडिंग इज मेजर टास्क, रीडिंग इज प्राइमरी टास्क। यानी रीडिंग जो है वो क्या है? मैंने 8 कैसे लिख दिया? ठीक है, रीडिंग इज प्राइमरी, यानी इसमें रीडिंग क्या होती है? प्राइमरी होती है। ठीक है, दूसरा, इसमें जो रीड करने में क्या होता है? फाइल अगर मौजूद नहीं है तो एरर दे देगा। ठीक है, एरर इफ, देखिए इसको आप प्रॉपर लिख लीजिएगा, एरर इफ फाइल नॉट प्रेजेंट। यानी जो फाइल आप ओपन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा? प्रेजेंट नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा, तो एरर दे देगा। दूसरा, फाइल पॉइंटर जो हमेशा क्या होगा? यानी फाइल हैंडल प्रेजेंट एट द टॉप। यानी फाइल हैंडल जो होता है वो प्रेजेंट कहां होता है? एट द स्टार्टिंग, यानी शुरू में ही क्या होता है? एट द स्टार्ट, यानी शुरू में फाइल हैंडल मौजूद होता है। दिस इज R+ मोड। W+ मोड में क्या होता है? राइटिंग इज प्राइमरी, यानी डेटा राइट करना प्राइमरी होता है, राइटिंग इज प्राइमरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? W+ मोड में क्या होता है कि अगर फाइल बना हुआ है तो उसको क्या कर देगा? वो डिलीट करके एक नया ब्लैंक फाइल क्रिएट कर देंगे। W+ मोड क्या करता है कि ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू फाइल, ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू फाइल, यानी हमेशा एक न्यू ब्लैंक फाइल क्रिएट करता है, ब्लैंक फाइल।
तो इसका मतलब अगर कोई फाइल, अगर मान लीजिए ram.txt नाम का फाइल आप ओपन कर रहे हैं, अगर वो पहले से मौजूद है तो ram.txt को डिलीट कर देगा और फिर एक ब्लैंक फाइल बना देगा। दैट मींस ऑलवेज क्रिएट्स अ ब्लैंक फाइल। और ऑब्वियसली जब हमेशा ये ब्लैंक फाइल ही क्रिएट करता है तो जो आपका फाइल हैंडल होता है वो कहां होता है, फाइल हैंडल इज प्रेजेंट एट द टॉप। यानी इस केस में भी जो होता है एट द टॉप, यानी फाइल हैंडल सबसे पहले पोजीशन पे होता है, एट द स्टार्ट कह सकते हैं, टॉप नहीं कह सकते। मतलब ग्रामेटिकली हालांकि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी कम से कम लिखे तो लिखे सही से ना, एट द स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन में इतना तो जरूर लिखिएगा, प्रॉपर लिखिएगा। ठीक है, मिल गया 2 नंबर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे और में भी या तो ये वाला क्वेश्चन करना है या तो ये वाला क्वेश्चन करना है ना। दोनों मत करके आ जाइएगा एग्जाम में, महानता दिखाने के लिए जरूरत नहीं इतनी। ठीक है दिखाना हो तो दिखाइएगा, फिर मत रोइएगा सर गलत करके आगे, है ना। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया, मैं इसको डिलीट करता हूं। इसी में सामने सामने बताने पे ना चीजें क्लियर रहती हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर अ फाइल sports.dat, डेटा फाइल है। डीएटी फाइल का मतलब क्या हो गया, डेटा फाइल। डेटा फाइल मतलब बाइनरी फाइल, ध्यान रखिएगा। कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड्स को उसने कंटेन किया हुआ है, स्पोर्ट का नाम, टीम का नाम और नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, कहता है राइट अ फंक्शन कॉपी डेटा। चलिए भैया, डेफ फंक्शन का नाम क्या हो गया, कॉपी डेटा। ठीक है, दैट रीड्स द कंटेंट ऑफ अ फाइल sports.dat, ये रीड करेगा कंटेंट ऑफ द फाइल। तो चलिए हम लिखते हैं f इक्वल टू, रीड करना है ना। देखो अभी इसमें इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल, जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, अगर आपको याद हो पुराने वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि इस कोड को लिखने के पहले सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, इंपोर्ट सीएसवी। सबसे ऊपर इंपोर्ट सीएसवी जरूर लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि सीएसवी को इंपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है किसी भी सीएसवी फाइल हैंडलिंग में। वैसे ही चलिए मैं मिटा के लिख ही देता हूं, वरना पता चले आप एग्जाम में नहीं लिखेगा ये सर आपने तो अच्छे से समझाया नहीं था। तो हम जब भी काम करते हैं किसमें, डीएटी यानी कि बाइनरी फाइल में, तो हमेशा पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि पिकल मॉड्यूल के अंदर ही 2 हमारे पास फंक्शंस होते हैं, लोड और डाउन। डेफ फंक्शन का नाम, कॉपी डेटा। ठीक है, अब यहां क्या कहता है, राइट अ फंक्शन कॉपी डेटा दैट रीड्स कंटेंट फ्रॉम द फाइल sport.dat, यानी sport.dat से एक फाइल को रीड करेगा। तो हम यहां क्या करते हैं, मान लो कि फाइल का नाम देते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट नाम देते हैं f, तो f इक्वल टू व्हाट, ओपन, और फाइल का नाम क्या है मेरा, sport.dat। तो चलो sport.dat, और इसमें से डेटा रीड करना है तो रीड बाइनरी। ठीक है, नाउ एंड कॉपीज द रिकॉर्ड विद स्पोर्ट नेम बास्केटबॉल टू अ फाइल basket.dat, यानी कि एक फाइल हम ओपन कर रहे हैं जिसमें से डेटा को रीड करेंगे, और एक फाइल मान लीजिए जो है वो और रीड करते हैं। जैसे मान लीजिए f था तो ये f1 दे देते हैं, f1 इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम क्या देंगे, basket.dat, है ना, BAS बास्केट KET.dat, और इसमें मुझे डेटा को राइट करना है, यानी कि मोड क्या होगा, WB होगा। तो F1 फाइल में से कंटेंट निकालना है, यानी इस वाले में से F में से निकालना है और F1 में डालना है। ये याद रखिएगा, आप कहीं बना लीजिए, F से क्या करना है, डेटा को रीड करना है, और F1 में क्या करना है, डेटा को राइट करना है। ऐसे लिख लीजिएगा तो कभी गलती नहीं होगा। अब द फंक्शन शुड रिटर्न टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कॉपीड, और इसमें कितना कॉपी डाला गया, यानी रीड करके आपने कितना डाला, हाउ मेनी। तो मान लीजिए n, तो गिनती गिनने के लिए मान लीजिए हम n ले लेते हैं, उसको 0 पे सेट करते हैं। आगे देखेंगे कि इनकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो अलग बात है, फिलहाल देखिएगा। अब हमें इस फाइल में से यानी कि sport.dat में से सारा का सारा डेटा पहले क्या करना है, रीड करना है। तो 2 फंक्शन ही होते हैं पिकल मॉड्यूल के अंदर, एक होता है लोड फंक्शन जो डेटा निकालता है, एक होता है डंप। तो यहां लोड करना पड़ेगा, तो लोड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डेटा इक्वल टू pickle.load, और कहां लोड करना भैया, तो जो हमारा f नाम का फाइल था उसमें से सारा डेटा लोड करके कहां चलाया, डेटा नाम के वेरिएबल में चलाया।
यानी जो कुछ भी इस एफ नाम के फाइल से एसोसिएटेड फाइल में, एफ नाम से जो फाइल हैंडल है उससे एसोसिएटेड जो भी फाइल थी उसमें का सारा डेटा निकल के यहाँ आ गया, डेटा में आ गया। तो कंसीडरिंग मान लीजिए डेटा जो निकल के आया वो 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में निकल के आया, वही होता है ना 2 डायमेंशनल फॉर्मेट। स्पोर्ट नेम तो मान लीजिए क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, ठीक है। फिर टीम नेम, मान लीजिए टीम नेम ABC, ठीक है। फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स, मान लीजिए 15 प्लेयर्स को रखा है एक्स्ट्रा प्लेयर्स को जोड़ के। फिर दूसरा सेम इसी फॉर्मेट में दूसरा निकल के आएगा, मान लीजिए फुटबॉल, ठीक है। टीम नेम XYZ, ठीक है। और मान लीजिए हम 20 प्लेयर्स को रखा हुआ, 2 ही वैल्यू मानिए। तो जब भी हम बाइनरी फाइल में डालते हैं डेटा, तो मान लीजिए कि डाटा हमने जो डाला है, डेटा जो हमने डाला है वो 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में डाला है। तो जब हम डेटा निकालेंगे तो डेटा नाम के वेरिएबल में रीड कर लिया, तो यहां हम लूप क्या लगाएंगे, फॉर i इन डेटा। तो i में सबसे पहले ये निकल के आएगा, ये 0 इंडेक्स हुआ ना इसलिए ये निकल गया। उसके बाद i में ये निकल के आएगा और लूप टर्मिनेट। तो जब i में ये निकल के आएगा तो ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा, ये 2 इंडेक्स होगा। अगली बार जब ये निकल के आएगा तो ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा, ये क्या होगा 2 इंडेक्स होगा। तो कहता क्या है, कौन सा डेटा हमें डालना है, तो स्पोर्ट नेम जिसका क्या हो, बास्केटबॉल हो, तो स्पोर्ट नेम सबसे पहले 0 वाला इंडेक्स में ही है ना। देखिए इस पहली बार जब ये निकलेगा तो इसमें भी 0 वाला इंडेक्स ही है, वो गेम का नेम है। इसमें जब निकलेगा इसमें भी क्या है, 0 वाला इंडेक्स ही क्या है, गेम का नेम है ना। तो यहां पे हम चेक करेंगे कि इफ अगर i के 0 में जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या है, अगर बास्केटबॉल है, BASKET बास्केटबॉल अगर है, तो फिर हमें इस पूरे i को क्या करना है, देखो कहता है कि कॉपीज द रिकॉर्ड विद स्पोर्ट्स नेम एज बास्केटबॉल टू फाइल नेम दिस। तो इसको हमको डाल देना है, यानी कि अगर ऐसा कुछ है तो F1 में हमें डेटा को डाल देना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आप पिकल डॉट डंप, PICKLE पिकल डॉट क्या डंप कर देंगे। और किसको डंप कर देंगे बताइए। अब देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो हम एक एक करके डालते जाएं, या दूसरा तरीका हम एक और अलग से बना लें लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, और उस नेस्टेड लिस्ट को एक बार में डाल दें। तो चलिए वही करते हैं, वो आसान है। अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये नेस्टेड लिस्ट है, तो जो हम डालेंगे वो भी एक ही बार में डाल देंगे नेस्टेड लिस्ट के कॉन्सेप्ट में। तो मतलब क्या है, हम यहाँ पे एक मान लेते हैं रिकॉर्ड नाम का एक लिस्ट मान लेते हैं लूप को चलाने से पहले। और अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड डॉट अपेंड, यानी हम रिकॉर्ड में डाल देते हैं, किसको डाल देते हैं, तो रिकॉर्ड में हम अपेंड कर देते हैं पूरे के पूरे i को। तो यानी पूरा पूरा, अगर यहाँ पे बास्केटबॉल होता, देखिए कहते हैं ना i का 0, तो क्या क्रिकेट ये बास्केटबॉल के बराबर है, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। फिर ये फुटबॉल अगली बार i में ही निकलेगा, तो i का 0 मतलब फुटबॉल, फुटबॉल बास्केटबॉल के बराबर है, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन होगा तो ये एक लिस्ट है, इस एक लिस्ट में, और i भी जब निकल के आ रहा है, देखिए i भी तो एक लिस्ट के रूप में निकल के आ रहा है, i भी तो एक लिस्ट के रूप में निकल के आ रहा है। तो वो जो है वो पूरा लिस्ट ही हमने अपेंड कर दिया है जहां जहां मिले। और यहाँ पे हम क्या करते रहे, n को बढ़ाते रहे, यानी +=1, क्योंकि अगर ऐसा मिला इसका मतलब एक रिकॉर्ड हमें मिल गया, हमने उसको क्या किया, पूरा रिकॉर्ड को अपेंड करते रहे और n को बढ़ाते रहे। लूप से बाहर निकल के हम एक ही बार में डंप कर देंगे, यानी कि जितना भी रिकॉर्ड निकल के आया हो, 1 2 1000 2000, तो पिकल डॉट डंप, यानी कि हमने क्या करना है, पिकल में डाल देना है। क्या डालना है भैया, तो डेटा को डालना है। तो डेटा किस में है, क्या डालना है और किस में डालना है, तो क्या डालना है हमें, तो रिकॉर्ड नाम के 2 डायमेंशनल लिस्ट को डालना है। और क्या डालना है, किस में डालना है, तो भैया हमें F1 नाम के फाइल में हैंडल में डाल देना है। F1 कुछ ज्यादा स्टाइलिश हो गया है ना, F1 यहाँ पे क्या होगा, हमें कहाँ डाल देना है, F1 में डाल देना है। और फिर यहाँ हमें फाइल को क्लोज कर देना है, F डॉट क्लोज से फाइल को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और रिटर्न भी करना है, मत भूलिएगा क्वेश्चन में क्या कहता है, रिटर्न्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो रिटर्न n। अभी ये रिटर्न हो कहां जाएगा ये आपको टेंशन नहीं है। तो दिस इज द होल एंड सोल कोड फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको करने से पहले आपको बाइनरी फाइल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसमें रीडिंग का भी कॉन्सेप्ट दे दिया, इसमें राइटिंग का भी कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इसमें क्या हुआ, मैंने ये मान लिया जो डेटा डाला हुआ है वो भी डबल मतलब 2 डायमेंशनल लिस्ट यानी नेस्टेड लिस्ट के रूप में डाला हुआ है। और हम जब डेटा डाल रहे हैं वो भी हम नेस्टेड लिस्ट बना के ही डेटा डाल रहे हैं F1 में। दोनों नेस्टेड लिस्ट के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है और यही कॉन्सेप्ट यूजुअली हमेशा यूज होता है। ठीक है,
तो ये था फर्स्ट का आंसर। अब या तो आपको ये आंसर देना था या तो ये नीचे वाला आंसर देना था। तो ऊपर वाला आंसर दे दिया, हाँ जी दे दिया। चलिए नीचे वाला आंसर देते हैं, तो मैं सबको क्लियर कर देता हूं। आइए अब आते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ आर टेक्स्ट फाइल्स आर डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फाइल्स। तो देखिए टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स में जो है वो डिफरेंस पूछ रहा है, तो चलिए बता देते हैं डिफरेंस। टेक्स्ट फाइल में और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन 2 नंबर का है और दूसरा वाला क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो चलिए सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है, इसका एक्सटेंशन जो होता है .txt होता है, इसका एक्सटेंशन जो होता है वो .dat होता है। दूसरा, इसमें जो होता है वो जो फॉर्मेट होता है वो आस्की फॉर्मेट में होता है, जबकि इस मतलब डेटा जो स्टोर होता है इसमें आस्की फॉर्मेट में होता है, जबकि इसमें जो स्टोर होता है वो बाइनरी के फॉर्म में होता है। यानी कि बाइनरी फॉर्म मतलब क्या हुआ, डिजिटल फॉर्म में 0 एंड 1 के फॉर्म में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। ठीक है, इसमें रीड करने के लिए R मोड होता है, राइट करने के लिए W मोड होता है, अपेंड करने के लिए A मोड होता है, जबकि इसमें रीड करने के लिए RB मोड होता है, इसमें राइट WB होता है और इसमें क्या होता है, AB होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 डिफरेंस बहुत है। ठीक है, और डिफरेंसेस पढ़ के लिखना चाहे तो आप पढ़ के लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ आप जो क्या डाल सकते हैं, ओनली स्ट्रिंग्स, यानी कि सिर्फ इसमें स्ट्रिंग्स ही अलाउड होते हैं, स्ट्रिंग ही आप इसमें डाल सकते हैं कंटेंट के रूप में। इसमें क्या कर सकते हैं, अलाउ एवरी टाइप ऑफ डेटा, अलाउ ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, यानी इसमें सब तरह के डेटा क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो लीजिए 4 तो काफी ही हो गया ना। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर टेक्स्ट फाइल डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फाइल। खत्म। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। अब आते हैं हम अगले पे, बाइनरी फाइल। ये भी बाइनरी फाइल था, ये भी बाइनरी फाइल था, मतलब बाइनरी फाइल से अकेले 5 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आना है। कहता है अ बाइनरी फाइल cinema.dat हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आप देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे दिया है इसने, इसमें जो स्ट्रक्चर दिया है वो दिया है डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या दिया है, यहाँ पे मूवी नंबर, फिर मूवी का नेम एंड मूवी का टाइप, यानी कि मूवी नंबर की है और की के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू है, एक नेम है मूवी का और एक है जो वो मूवी का टाइप है। तो यहां लिखा हुआ है एम नंबर इक्वल टू व्हाट, मूवी का नंबर, एम नेम इक्वल टू व्हाट, मूवी का नेम, और एम टाइप का मतलब मूवी का टाइप। ठीक है, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन फाइंड टाइप एम टाइप दैट एक्सेप्ट्स एम टाइप एज पैरामीटर। यानी चलिए फंक्शन लिखना है फाइंड टाइप, तो डेफ है ना, पहले जो आ रहा है उतना पहले जो क्वेश्चन पढ़ते चले जा रहे हैं उसको करते चले रहे हैं, फाइंड टाइप और इन ब्रैकेट व्हाट, एम टाइप, मूवी टाइप। ठीक है, ओके यहां पे तक हो गया, ये डेफ हो गया, ये लाइन हो गया। दैट एक्सेप्ट्स एम टाइप, चलिए भैया हमारे पास एम टाइप आ रहा है, एज पैरामीटर, एज ए पैरामीटर आ रहा है, एंड डिस्प्लेज ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बाइनरी फाइल cinema.dat। तो डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करना है तो यानी रीड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं क्या, इंपोर्ट पिकल सबसे ऊपर लिख लीजिएगा, सबसे ऊपर इंपोर्ट पिकल यहां लिख लीजिएगा, इंपोर्ट पिकल वहां जगह नहीं है, छूट गई है, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूं, इंपोर्ट पिकल सबसे टॉप में लिख लीजिएगा, क्योंकि बाइनरी फाइल में काम करने से पहले इंपोर्ट पिकल सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद आइए हम यहाँ क्या लिखेंगे, एफ इक्वल्स ओपन, फाइल का नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, cinema.dat। तो क्या लिखेंगे हम, cinema.dat, और किस फॉर्मेट में, तो रीड बाइनरी के फॉर्मेट में, रीड फॉर्मेट में हमने इसको ओपन कर लिया। तो कहता है कि दैट एक्सेप्ट्स एम टाइप एज पैरामीटर, कर लिया इसने एम टाइप एज ए पैरामीटर, एंड डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बाइनरी फाइल cinema.dat। ठीक है, दैट हैव वैल्यू ऑफ मूवी टाइप। तो मूवी टाइप यानी ये मूवी टाइप एज व्हाट, मूवी टाइप एज एम टाइप। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट हैव द वैल्यूज ऑफ मूवी टाइप एज एम टाइप। ओके, यानी मतलब मूवी टाइप यानी कि यहां एम टाइप जो है वो यहां जो वैल्यू भेजा गया है उसके बराबर होना चाहिए। यहां पे हमारे पास जो आ रहा है वो क्या रहा है, मूवी का टाइप आ रहा है। जैसे मान लीजिए रोमांटिक मूवी, मान लीजिए एम टाइप में क्या आ रहा है, रोमांटिक, या एम टाइप में क्या आ सकता है, हॉरर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मूवी का टाइप कोई यहाँ पे कुछ दे रहा है, इट इज गिविंग इधर रोमांटिक, इट इज गिविंग हॉरर और एनीथिंग। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे इस एम टाइप को सूट करता है, यानी ये एम टाइप जो है वो इसमें स्टोर डेटा का जो एम टाइप हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को क्या करना है, हमें डिस्प्ले कर देना। वी नीड टू डिस्प्ले देम। तो डिस्प्ले देम
तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका सारा डेटा को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। वी नीड टू रीड होल डेटा फ्रॉम दिस फाइल, वी नीड टू रीड। तो रीड करने के लिए क्या होता है, तो हम ये लिखेंगे डेटा इक्वल टू पिकल, इसीलिए यहां पे क्या करना पड़ा, हमें इंपोर्ट पिकल करना पड़ा। तो पिकल डॉट व्हाट, लोड, और किससे एसोसिएटेड, एफ से एसोसिएटेड फाइल में हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो हमने डेटा को लोड कर लिया, हमारे पास डेटा में सब कुछ आ गया। तो सब कुछ आया, लेकिन किस फॉर्मेट में आया, अगर मैं फॉर्मेट आपको दिखाना चाहूं तो ये फॉर्मेट है हमारा, इसी फॉर्मेट में हमारे पास लिख के आया है। ठीक है, हमारे पास क्या आया है, cinema.dat हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ये क्या है, ये डिक्शनरी का स्ट्रक्चर है, और ये की हो गया एम नंबर, और इस की के अंदर की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, एम टाइप और सॉरी एम नेम और एम टाइप। बेसिकली आई थिंक कि जो ये डेटा टाइप जो इस तरीके से दिया हुआ है, आई थिंक दिस शुड नॉट बी द टाइप, ये शायद कुछ प्रॉब्लम है या एरर है, या यूं कहिए कि एज ऑफ नाउ मैं इस डेटा टाइप पे आपको नहीं बता के इसका थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं वर्जन, और ये डेटा टाइप मैं पहले इसको चेक कर लूंगा एक बार, क्योंकि मुझे आई नीड टू सी कि क्या यही क्वेश्चन है या फिर गलती से ये मिसटाइप्ड है। हमें जो डेटा टाइप मिल सकता है वो ऐसे मिल सकता है, मूवी नंबर, ठीक है, कॉमा मूवी नेम, एम नेम, ठीक है, और फिर क्या, एम टाइप, इस तरीके से मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में डेटा मिलता है हमें तो ये डिक्शनरी है, और डिक्शनरी के अंदर लिस्ट है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। फिलहाल उतना डिफिकल्टी लेवल तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज के साथ कि हम मान लें डेटा का स्ट्रक्चर ये है, तो मैं आप कोड लिख देता हूं। हालांकि मैं एक बार सीबीएसई की वेबसाइट से या फिर वहां पे मेल करके भी देख लूंगा कि क्या यही एग्जैक्टली यही डेटा टाइप है, क्योंकि अगर यही डेटा टाइप है तो फिर इसके लिए अलग कोड होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं आपको इस तरीके से बता देता हूं, क्योंकि सिंपली हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 इंडेक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये की हो जाएगा, ये की हो जाएगा, और ये की के अंदर रखे हुए 2 वैल्यूज हो जाएंगे। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी। आई थिंक कुछ तो कुछ मिसटाइप है इसमें, आई होप मिसटाइप है, बट आई विल कंफर्म एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन 34th का ये वाला क्वेश्चन। फिलहाल मान के चलिए लिस्ट के फॉर्मेट में ये है, तो जब हम पिकल डॉट लोड और एफ कर लेंगे तो डेटा में जो निकल के आएगा वो सारा चीज निकल के आएगा। और अगर मल्टीपल डेटा है तो मल्टीपल डेटा है तो 2 डायमेंशनल एरे के रूप में निकल के आएगा। कैसे, 2 डायमेंशनल लिस्ट के रूप में निकल के आएगा। कैसे, तो मूवी नंबर, मूवी नेम, ऐसे निकल के आएगा। देखिए, मान लीजिए जो डेटा निकल के आया 2 डायमेंशनल लिस्ट के रूप में निकल के आया। जैसे मान लीजिए मूवी नंबर 1, ठीक है, मूवी का नेम XYZ, ठीक है, और मूवी का टाइप मान लीजिए हॉरर मूवी थी, हॉरर, ठीक है। फिर वैसे ही दूसरा डेटा क्या निकल के आएगा, मूवी नंबर 2, है ना, PQR मूवी का नाम मान लीजिए, ये जो है हमारी रोमांटिक मूवी थी, ठीक है। तो डेटा जो निकल के आया वो किस फॉर्मेट में आया, डेटा में 2 डायमेंशनल। तो एक एक करके डेटा को एक्सेस करना है तो क्या लिखेंगे, फॉर व्हाट, आई इन डेटा, है ना, फॉर आई इन डेटा। तो अब आई में जो ये पूरा निकल के आया, अगर ये डेटा में निकल के आया तो ये पूरा 0 है, ये पूरा क्या है, 1 है। तो जब ये आई में ये पूरा निकल के आया तो ये आई का 0 हो जाएगा, ये आई का 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आई का 2। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि मूवी टाइप, तो मूवी टाइप ये है क्या हो, एस एम टाइप। तो मूवी टाइप मतलब ये 0, ये 1, ये 2। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि अगर मूवी का टाइप जो I2 है वो अगर इक्वल है किसके, एम टाइप के, जो वहां पे आया, यहाँ पे हमारे पास एम टाइप के आया है, तो क्या करना है, अगर बराबर है तो क्या करना है, एंड डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड, तो सारा का सारा रिकॉर्ड दिखा देना है। तो आई में ही सारा रिकॉर्ड है ना, तो हम यहाँ किसको प्रिंट कर देंगे, आई को प्रिंट कर देंगे। तो अगर इस फॉर्मेट में डेटा निकला है तो आसान है, इस फॉर्मेट में डेटा अगर निकला है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर आई के 2 मतलब ये आई इन डेटा निकाला तो आई में पहले ये आया, अगली बार आई में ये आया, ये आई का 0, ये आई का 1 और ये आई का 2। तो आई का 2 अगर क्या है, एम टाइप, यानी जो भी टाइप हमारे पास आया अगर वो है, तो हम पूरे आई को क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं, और ऐसे ही लूप चलते रहेगा, और लास्ट में क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 34 का दिस वाला सेक्शन। अब इस सेक्शन में मेरा क्या है, मैं आपको बस ये फॉर्मेट एक बार कंफर्म करके देख लूंगा, अगर यही फॉर्मेट है तो दूसरा एक प्रोग्राम में बता दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। फिलहाल फॉर्मेट आप मान के चलिए कि यही वाला सही है, क्योंकि एग्जाम में यूजुअली ऐसे ही फॉर्मेट हमेशा से आते हैं। ये फॉर्मेट बिल्कुल स्ट्रेंज सा है, देखना पड़ेगा, सीबीएसई से कंफर्म करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा छोटा है, क्यों
क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हैं और चीजें बहुत हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है डिफाइन द टर्म डोमेन विथ रिस्पेक्ट टू RDBMS, गिव वन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। थोड़ा सा कट गया लेकिन मैं पढ़ पा रहा हूं, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है? पूल ऑफ वैल्यूज। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज पूल ऑफ वैल्यूज, यानी ये क्या है? पूल ऑफ वैल्यूज है, पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच, जिससे द वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट इज टेकन, फ्रॉम विच द वैल्यू फ्रॉम एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब फील्ड या कॉलम, कॉलम वैल्यू फ्रॉम एन एट्रीब्यूट इज टेकन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जेंडर नाम का मेरे पास कोई कॉलम है, तो जेंडर की वैल्यू m हो सकती है, f हो सकती है या t हो सकती है। तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? डोमेन्स। डोमेन्स फॉर कॉलम और एट्रीब्यूट व्हाट? जेंडर। तो डोमेन मतलब क्या होता है? पूल ऑफ वैल्यूज। डोमेन इज व्हाट? पूल ऑफ वैल्यूज, जिसमें से उस एट्रीब्यूट के लिए उन्हीं वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू निकल के आएगी। जैसे जेंडर में m, f और t निकल के आएगा। अगर हम रोल नंबर की बात करें तो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आएंगे, तो इंटीजर वैल्यूज सारे क्या हो जाएंगे? और क्या हो गया? डोमेन हो गया। इंटीजर वैल्यूज विल बी द डोमेन फॉर व्हाट? रोल नंबर। तो दिस इज डोमेन। फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन। Kabir wants to write a program in Python to insert the following record in the table student in MySQL database school। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहां क्या कहता है कि कबीर एक प्रोग्राम लिखना चाहता है पाइथन में। आपको MySQL का कोड नहीं लिखना है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी से पिछले साल तक 1 नंबर का क्वेश्चन बस पूछा था, इस बार अच्छा खासा क्वेश्चन डेटाबेस कनेक्टिविटी से पूछा हुआ है, इसीलिए आपको बड़े ध्यान से डेटाबेस कनेक्टिविटी के क्वेश्चंस देखने होंगे, बड़े ध्यान से, क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस सैंपल पेपर में। इसका मतलब होता है इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी आपसे डेटाबेस कनेक्टिविटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेक योर माइंड। तो कबीर wants to write a program in Python to insert the following record in the table named student in MySQL database school। ये है रोल नंबर जो इंटीजर टाइप का है, नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट टाइप का है और फी जो है फ्लोट टाइप का है। नोट द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड MySQL। चलिए कनेक्टिविटी का क्वेश्चन नहीं था तो पता चल गया। तो कनेक्टिविटी का जो है वो क्वेश्चन करने से पहले हम क्या इंपोर्ट करते हैं? इंपोर्ट MySQL dot connector as con, यानी कि हमने MySQL dot connector को किस नाम से कर लिया? कौन नाम से इंपोर्ट कर लिया ना। सबसे पहला काम क्या होता है? कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। अब इसे फंक्शन तो नहीं बोला ना लिखने के लिए, नहीं। चलिए तो अब हम यहां क्या कहेंगे कि con डॉट कनेक्ट, यानी सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। और इसीलिए यहां दिया हुआ है यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट, यानी कि यूजर नेम रूट, पासवर्ड टाइगर, होस्ट लोकल होस्ट और डेटाबेस का नाम यहां क्या दिया हुआ है? स्कूल, कंफ्यूजन करने के लिए। यानी कि ये चारों चीजें जो है आपको देनी होती हैं, ठीक है। आपको क्या देनी होती है? चारों चीजें देनी होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या देते हैं हम? होस्ट। होस्ट क्या देते हैं? लोकल होस्ट। होस्ट इज व्हाट? लोकल होस्ट। अब देखिए यहां लोकल होस्ट होता है, हमेशा लोकल होस्ट ही होता है। होस्ट इक्वल टू व्हाट? लोकल होस्ट। ओके, तो होस्ट हो गया हमारा कौन सा? लोकल होस्ट, कॉमा दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है? होस्ट के बाद जो होता है हमारा यूजर नेम होता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? यूजर नेम इक्वल टू व्हाट? यूजर नेम में जो दिया, देखिए जो इसने दिया हम वही यूज करेंगे, दैट इज व्हाट? रूट। फिर कॉमा, पासवर्ड क्या दिया हुआ है तो यहां लिखेंगे पासवर्ड, सॉरी सिंगल कोट्स नहीं होगा, जो आर्ग्यूमेंट्स के नेम होते हैं उसमें कोई सिंगल कोट्स नहीं होता है। जो वैल्यूज हैं वो अगर स्ट्रिंग टाइप के हैं तो उसमें सिंगल को होगा, कोट्स होगा। यहाँ पे क्या होगा? पासवर्ड PASSWORD इक्वल टू क्या? पासवर्ड में क्या दिया हुआ है? टाइगर, ठीक है, TIGER। और फिर यहाँ देखिए डेटाबेस दिया हुआ था, हम ये क्या लिखेंगे? डेटाबेस इक्वल टू जो भी डेटाबेस का नाम क्या है? डेटाबेस का नाम क्या है? स्कूल है, तो यहाँ क्या देंगे हम? स्कूल, SCHOOL। तो ये क्या हो गया? कॉन डॉट कनेक्ट, लोकल होस्ट से रूट नाम की यूजर नेम, टाइगर नाम के पासवर्ड और स्कूल नाम के डेटाबेस से कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होके मान लीजिए यहां क्या चली गई? कनेक्शन का नाम हमने दे दिया X, ठीक है। कनेक्शन का नाम हमने क्या दे दिया? X। तो अब हमारे पास जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? X है। अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, यानी ये तो कनेक्शन बना दिया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद
जब हम पाइथन से माइस्क्यूएल के क्वेरीज को रन करते हैं तो उसके लिए जो हमें बनाना होता है दैट इज व्हाट, दैट इज कर्सर का ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट, कर्सर का ऑब्जेक्ट। तो कर्सर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो मान लीजिए हम लिखते हैं क्या, कर्सर यानी माई कर्सर लिख लेते हैं, ठीक है, माई कर्सर इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कौन मतलब ये कनेक्शन, इसके जरिए हमने एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम क्या दे दिया हमने, माई कर्सर दिया। अब इसका यूज क्या होगा, माई कर्सर नाम का जो ये हमारा माई कर्सर नाम का जो हमारा क्या होगा कर्सर ऑब्जेक्ट होगा, वो जो है वो हमारे पाइथन में रहते हुए हमको ये प्रोविजन प्रोवाइड करेगा कि हम एसक्यूएल के क्वेरीज को रन कर सके और पाइथन के में रहते हुए एसक्यूएल क्वेरीज को रन करके हम डेटा को क्या कर सके, पाइथन से एसक्यूएल में भेज सके, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें क्या, अच्छा यहाँ पे कौन नहीं होगा, इसमें जो है कौन नहीं होगा, यहाँ पे ये जो हम कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, एक्स डॉट कर्सर होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन यानी कि ये जो कनेक्शन मतलब ये जो हमने माइस्क्यूएल को इनकॉर्पोरेट किया उससे कनेक्ट फंक्शन कॉल करते हैं, जबकि कर्सर का ऑब्जेक्ट बनता है हमारे कनेक्शन ऑब्जेक्ट से, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट नाम क्या, एक्स, तो माई कर्सर इक्वल टू व्हाट, एक्स डॉट कर्सर। अब हमें क्या करना है, ये दोनों लाइनों से हमारा कनेक्शन, पहले लाइन से कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, दूसरे लाइन से मेरे कर्सर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये कर्सर का ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमें क्या करना है, तो अब हमें ये देखना है कि हमें डेटा क्या डालना है। तो कहता है कि द वैल्यूज ऑफ फील्ड्स रोल नंबर, नेम, डीओबी एंड फी, यानी ये जो रोल नंबर, नेम, डीओबी और फी है ये सब हमें किससे लेने हैं, वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द यूजर। तो चलिए ले लेते हैं। रोल नंबर किस टाइप का, इंटीजर टाइप करना है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, रोल इक्वल टू, अच्छा यार देखिए RNO है, नेम है, इन्होंने नाम दे रखा है, तो देखिए जो नाम दे रखा है हम वही नाम यूज करेंगे। क्या लिखा हुआ इसने, RNO इक्वल टू, तो हम लिखेंगे RNO इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट इनपुट एंटर रोल नंबर, है ना, एंटर रोल नंबर, हमने रोल नंबर मांगा। फिर क्या है, रोल नंबर क्या है, नेम है, तो नेम किस टाइप का है, देखिए नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इनपुट एंटर नेम, यानी कि हमने नेम मांग लिया। फिर क्या मांगना है, अच्छा 2 बार बंद नहीं होगा, कितनी बार बंद होगा, 1 बार बंद होगा ये, क्योंकि हमने कन्वर्जन तो किया नहीं है इसलिए। नेम के बाद क्या है, डीओबी, तो डीओबी भी किस टाइप का है, देखिए डेट टाइप का है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, उसको इनपुट करेंगे किस फॉर्मेट में, एंटर डीओबी, और हम मान के चलेंगे कि डीओबी का फॉर्मेट क्या होगा, वाई 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 एम एम डी डी फॉर्मेट में होगा, हम यहाँ लिख भी देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फी है फ्लॉट टाइप का, तो फी इक्वल टू क्या करेंगे, फ्लॉट एंटर फी, है ना, फ्लॉट इनपुट एंटर फी, यानी कि हमने क्या मांग लिया, फी मांग लिया। तो ये हमने डेटा सारा मांग लिया, जो डेटा हमें डालना है अपने किस में, इस पार्टिकुलर टेबल में, कौन से, स्टूडेंट टेबल में। तो स्टूडेंट टेबल में अब डालना है, तो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्वेरी बनाना पड़ेगा, और उन सारे क्वेरीज में हमें ये वैल्यूज को डालना पड़ेगा और तब उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो क्वेरी इक्वल टू क्या होता है, तो इंसर्ट करने के लिए कौन सी क्वेरी होती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। अब कौन कौन सी वैल्यूज डालनी है वो देखिए सबसे पहला वैल्यू हमें डालना है रोल नंबर, जो इंटीजर टाइप का है, इसीलिए इसमें सिंगल कोट्स नहीं होगा, कॉमा। दूसरा वैल्यू जो डालना है वो नेम टाइप का डालना है, तो इसमें सिंगल कोट्स होगा, तो हमने यहाँ सिंगल कोट डाल दिया, क्योंकि एसक्यूएल में याद रखिएगा इंटीजर फ्लोट को छोड़ के, यानी इंटीजर और डेसिमल को छोड़ के सब में जो होता है सिंगल कोट्स लगता है। तो यहाँ पे हम वही फॉलो कर रहे हैं, पहले रोल नंबर डालेंगे तो सिंगल कोट्स नहीं होगा, नेम डालेंगे तो सिंगल कोट्स होगा, डेट ऑफ बर्थ में भी जो सिंगल कोट्स होगा, बिल्कुल होगा, फ्लोट वैल्यू में होगा, नहीं होगा। ये वैल्यूज डालनी है हमें, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज दिस, ये बंद डॉट फॉर्मेट। अब डॉट फॉर्मेट से क्या होता है, डॉट फॉर्मेट से हम इन सब के लिए जो वैल्यू है वो वैल्यूज हम भेजते हैं, ये ओपन ब्रैसेस क्लोज ब्रैसेस, ओपन ब्रैसेस क्लोज। तो पहली वैल्यू क्या जाएगी, RNO जाएगी, दूसरे के लिए वैल्यू क्या जाएगी, नेम जाएगी, तीसरे के लिए वैल्यू क्या जाएगी, डीओबी जाएगी, सीक्वेंस में देंगे, और चौथे के लिए क्या जाएगी, फी जाएगी। सो ये हमने क्वेरी बनाई। तो अब इसका एग्जैक्टली क्या होगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, जो भी रोल नंबर में वैल्यू होगी, जो भी
नेम में होगी, जो भी डीओपी में होगी और जो भी फी में होगी उसी फॉर्मेट में क्वेरी बन गई। अब ये क्वेरी बन तो गई, अब इस क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो इसी को तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमने किसको यूज किया, माई कर्सर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, यानी हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। किसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो हमने क्वेरी लिखी है उस क्वेरी को हम क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होएगी वैसे ही ये इस क्वेरी के रन करने पे, यानी ये क्वेरी रन हो जाएगी इंटरनली, और इसके रन करने पे जो भी वैल्यूज हमारे डेटा में जाने थे वो इस पर्टिकुलर टेबल में जो इस डेटाबेस के अंदर है, इस यूजर आईडी और पासवर्ड से ओपन होते हुए इस लोकल होस्ट तक पहुंच जाएगा, और हम इसको कनेक्शन ऑब्जेक्ट के जरिए कमिट कर देंगे। तो एक्स डॉट क्या कर देंगे, कमिट। कमिट से क्या होता है, व्हाट कमिट परफॉर्म्स, जो भी आपने कमांड दिया था उससे जो भी इंपैक्ट आना होता है वो डेटाबेस में सेव कर दिया जाता है। और यहां पे एक मैसेज दे दीजिए, प्रिंट डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, डेटा इंसर्टेड दे दीजिए बस, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज अ कोड। सोचिए ये कोड आपको आना चाहिए, यू नीड टू नो दिस कोड, और इस कोड की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में अगर आप लिखें तो ये इंसर्ट करने का कोड हो गया, कोई भी चीज इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मेट को बताइए, कॉन डॉट कनेक्ट, ये आपको याद रखना है बस, ये हमेशा क्या करना, आपको याद करना है, ठीक है। ये पहले होस्ट होता है, फिर यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर डेटाबेस। इंसर्ट करने के लिए क्वेरी लिखनी होती है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए माई कर्सर होता है, और क्वेरी को कमिट करने के लिए जो होता है वो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट होता है। आपको ये सारी चीजें जो होती हैं वो याद होनी चाहिए। तो ये था हमारा 35 का फर्स्ट। अब सेकेंड में भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, यानी कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन MySQL से पूछ देगा, 4 नंबर का क्वेश्चन कनेक्टिविटी से बच्चा, 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या है, कनेक्टिविटी से है, ठीक है। तो अब ये डेटा आपने डाल दिया है, अब डेटा को निकालने से रिलेटेड, यहां ये डेटा को निकालने से रिलेटेड है, सर्च करने से रिलेटेड है। तो डेटा को डालने का कोड याद कर लीजिएगा, और डेटा को निकालने का भी कोड अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको फिर से क्लियर और करता हूं। अब देखते हैं और वाला सेक्शन, कहता है गिव डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेट की एंड कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट कीज वो होते हैं दैट माइट बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी की, जिनमें से कोई एक क्या बन जाता है, प्राइमरी की बन जाता है, ठीक है। जबकि ऑल्टरनेट की क्या होते हैं, तो कैंडिडेट कीज में से कोई एक जो होता है वो प्राइमरी बन जाता है, और जो बाकी बच जाते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट की कहते हैं। यानी कि कैंडिडेट कीज आर ऑल दोज कीज दैट माइट बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी की, जो प्राइमरी की बन सकते हैं जब उनमें से एक, यानी वन अमॉन्ग कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट कीज में से एक जो है वो क्या होते हैं, बन जाता है प्राइमरी की, और बाकी जो बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट की। जैसे इलेक्शंस है, इलेक्शंस में क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो सब कहते हैं हम एमएलए बनेंगे, हम एमपी बनेंगे, हम एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, लेकिन उनमें से कोई एक बनता है। तो जो एमएलए और एमपी बन जाता है वो होता है प्राइमरी की, और बाकी जो बच जाते हैं, जो बेचारे जो हार जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दैट दोज आर कॉल्ड एज व्हाट, ऑल्टरनेट कीज। ये होता है डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेट की एंड प्राइमरी की। दूसरा क्वेश्चन फिर से भाई, सरताज हैज क्रिएटेड अ टेबल नेम्ड स्टूडेंट। सरताज ही था क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ कबीर था टेबल का नाम, लेकिन शायद सेम ही था, स्टूडेंट ही था, चलिए कोई बात नहीं है। और इन MySQL डेटाबेस, स्कूल का डेटाबेस का नाम भी MySQL है ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। MySQL से रिलेटेड चीजें तो हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज, मान लीजिए कुछ भी कॉन कर लेते हैं, देखिए वेरिएबल का नाम आपकी मर्जी है। फिर हमें कनेक्ट करना होगा, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू कॉन डॉट कनेक्ट, मतलब 2 बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा। कनेक्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, होस्ट इक्वल टू व्हाट, लोकल होस्ट, वही होगा, सेम चीज होगा, देखिए ध्यान से, है ना, लोकल होस्ट, यूजर इक्वल टू, यूजर नेम इक्वल टू, यूजर इक्वल टू व्हाट, क्या यूजर का नेम, ये पूरा लिखिए, यूजर नेम इक्वल टू, यूजर नॉट इक्वल टू, यूजर नेम इक्वल टू जो भी यूजर का नेम है ना, लोकल होस्ट, यूजर नेम इक्वल टू रूट, ठीक है, पासवर्ड इक्वल टू जो भी पासवर्ड है इसका क्या है, टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट डेटाबेस भी यहीं पे हम डाल देंगे ताकि हमारा डेटाबेस यहीं से कनेक्ट हो जाए। तो डेटाबेस इक्वल टू व्हाट, स्कूल, SCHOOL, ये हो गया कनेक्ट, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम मेरा क्या हो गया, एक्स हो गया। अब कर्सर बनाएंगे ना,
तो हम मान लिखते हैं कर्सर का ऑब्जेक्ट CURSOR इक्वल टू x डॉट कर्सर, या माई कर्सर लिख देते हैं, माई कर्सर, यानी ऑब्जेक्ट का नाम है माई कर्सर और x डॉट कर्सर से हम कर्सर नाम का ऑब्जेक्ट बनाए। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्यों बनाए? ताकि हम पाइथन और माइस्क्यूएल को कनेक्ट कर सकें। कर्सर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? ताकि हम पाइथन में रहते हुए माइस्क्यूएल की क्वेरीज को रन कर सकें। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि सरताज जो है वो हैज क्रिएटेड अ टेबल नेम स्टूडेंट। ठीक है भैया, किया है इन माइस्क्यूएल डेटाबेस। रोल नंबर है, नेम है, डीओबी है और फी है, यानी जो इसका बनेगा स्ट्रक्चर वो ऐसे बनेगा। रोल नंबर नहीं बच्चा, नाम देखो, नाम आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो नाम इसने दिया है ना वही नाम यूज करना पड़ेगा। तो RNO रोल नंबर, फिर क्या है, नेम है, ठीक है, फिर डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, और फिर क्या है, फी है। ये 4 चीजें है ना। अब इसमें क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगे, बाद में देखेंगे। क्वेश्चन इधर है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन देखिए। सरताज नाउ वांट्स टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हुज फीस इज मोर देन 5000। ठीक है, क्वेरी लिखते हैं सीधे। क्वेरी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, तो वांट्स टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स यानी सब कुछ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है बच्चा, टेबल का नाम है स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर क्या कहता है, वेयर फीस इज मोर देन 500। तो फी के लिए कॉलम का नाम भी क्या है, फी है ना, तो वेयर फी इज ग्रेटर देन व्हाट, 5000। यहीं पे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, बिल्कुल खत्म। लिख लिया क्वेरी। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होगा ना, करना होगा, तो कैसे यूज करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और किसको, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और क्वेरी कीजिएगा, वैसे ही ये जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जिसकी जिसकी भी फीस जो वो कितने से ज्यादा थी, 5000 से ज्यादा थी, ठीक है, वो एग्जीक्यूट ये लाइन होने के साथ साथ वो सारा वैल्यू भी कहां आ जाएगा, माई कर्सर में आ जाएगा, सारा का सारा वैल्यू। यानी कि देखिए जो कर्सर ऑब्जेक्ट होता है, चाहे आप वो माई कर्सर नाम से बनाइए, ऑब्जेक्ट नाम आपकी मर्जी होती है, चाहे वो आप कर्सर नाम से बनाइए, चाहे वो आप किसी भी नाम से बनाइए। जब आप इस कर्सर ऑब्जेक्ट से कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर उस क्वेरी के एग्जीक्यूट करने पे कोई रो निकल के आता है, 1 रो निकल के आए, 2 रो निकल के आए, 10 रो निकल के आए, वो सारा रो जो होता है वो माई कर्सर में क्या चला जाता है। और फिर इस माई कर्सर से डेटा निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, डेटा इक्वल टू माई कर्सर, यानी इस कर्सर से ऑब्जेक्ट निकालो डॉट फेच ऑल, FETCH फेच ऑल फंक्शन क्या करता है, इस माई कर्सर में जितना भी डेटा था सारा क्या कर देगा, उठा के इस डेटा नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब इस डेटा में सारा वैल्यूज आ चुका है और इसको डिस्प्ले कर देना है, तो एक एक करके डिस्प्ले कर दीजिए ना, फॉर आई इन डेटा, और क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए किसको, आई को, तो 1 by 1 सारा प्रिंट हो जाएगा, खत्म बात। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन दिस वन। तो अब ये क्या हो गया, ये क्वेरी फिक्स हो गया कि जब भी हमें डेटा निकालना हो, इसके पहले वाला क्या था, जब भी हमें डेटा डालना हो, और ये क्या है, जब भी हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं। ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, ये आप जानते हैं, बता चुके हैं। ये जो हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट है, ताकि हम पाइथन में रहते हुए माइस्क्यूएल के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सके, सब कुछ जानते हैं। यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ पे आया एक फेच ऑल फंक्शन। फेच ऑल फंक्शन जो होता है क्यों यूज होता है, क्योंकि माइस्क्यूएल के जरिए जब हम कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो भी कंटेंट निकल के आता है, जो भी रो निकल के आता है, वो उसी में मौजूद रहता है। तो फेच ऑल से मैंने इसके सारे अंदर के सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर लिया, फेच करके डेटा में ले आया और एक एक करके प्रिंट कर दिया। दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35, और इसी के साथ आपका पूरा सैंपल पेपर का सॉल्यूशन फिनिश होता है। ये 2 कोड बच्चा ना कम से कम 10 टाइम्स लिख लेना, क्योंकि ये नया चीज है और इसके पहले ये कभी नहीं पूछा गया, तो सैंपल पेपर्स में भी शायद नहीं मिले। लेकिन इस बार के सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने अगर उसने दिया है, इसका मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपको आने वाला है, ठीक है, या तो डेटा इंसर्ट करने से रिलेटेड, या तो डेटा को रिट्रीव करने से रिलेटेड 100%। तो ये था आपके सैंपल पेपर का सॉल्यूशन, एंड आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, डेफिनेटली पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।